नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश की जो बुनियाद होती है यानी उसका संविधान, वो आखिर समय के साथ खुद को प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट कैसे बनाए रखता है। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि भाई एक स्थायी संविधान को बदलने की जरूरत आखिर पड़ती ही क्यों है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसका जवाब छिपा है संवैधानिक संशोधनों के मकसद में। तो संवैधानिक संशोधन आखिर ये है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करना। और मकसद एकदम साफ है, संविधान को वक्त के साथ देश की बदलती जरूरतों के साथ अपडेट रखना। अच्छा, तो ये बदलाव करने की जो शक्ति है, ये आती कहाँ से है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब खुद संविधान के अंदर ही दिया गया है। जी हाँ, ये है अनुच्छेद 368। यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को ये अधिकार देता है कि वो संविधान में जरूरी बदलाव कर सके। लेकिन क्या कोई भी इसे शुरू कर सकता है? नहीं, इसकी एक प्रक्रिया है। देखिए, संशोधन का कोई भी बिल वो सिर्फ और सिर्फ संसद में ही पेश हो सकता है। राज्य सरकारें सीधे ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, ये बात और है कि कुछ खास तरह के बदलावों के लिए उनकी सहमति बहुत जरूरी होती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये संशोधन असल में होते कैसे हैं। हमारे संविधान में इसके लिए 3 अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं। ये 3 रास्ते हैं। पहला साधारण बहुमत, फिर आता है विशेष बहुमत, और तीसरा जो सबसे सख्त है वो है विशेष बहुमत के साथ राज्यों की मंजूरी। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत की। ये सबसे आसान तरीका है। इसका मतलब है कि सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हाँ कह दें। बस ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आम कानून पास किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर नए राज्य बनाने या उनकी सीमाओं को बदलने जैसे कामों के लिए होता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है विशेष बहुमत। ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें 2 शर्तें हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए। और दूसरी शर्त, जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। ये प्रक्रिया इतनी सख्त इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों जैसे जरूरी प्रावधानों में बदलाव के लिए होता है। और अब तीसरा और सबसे पेचीदा तरीका, ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई बदलाव देश के संघीय ढांचे मतलब केंद्र और राज्यों के रिश्ते पर असर डालता हो। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत को चाहिए ही, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ देश की कम से कम आधी विधानसभाओं से भी हाँ करवानी पड़ती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि इतने बड़े फैसलों में राज्यों की भी आवाज शामिल हो। अब संसद के पास इतनी बड़ी ताकत है तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? बस यहीं पर शक्ति और संतुलन का सिद्धांत सामने आता है, और ये स्लाइड इसी संतुलन को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है संसद की शक्ति जो उसे अनुच्छेद 368 से मिलती है, संविधान को बदलने की शक्ति। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी है हमारी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। उसके पास है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट संसद के किसी भी संशोधन को जांच सकता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई बदलाव संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर रहा है तो वो उसे रद्द कर सकता है। अब ये मूल ढांचा क्या है? ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर हमारा संविधान टिका है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। इन्हें बदला नहीं जा सकता। और हाँ, प्रक्रिया का एक आखिरी पड़ाव भी है। संसद और राज्यों से पास होने के बाद कोई भी संशोधन बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो जाएं। तो ठीक है, हमने प्रक्रिया तो समझ ली, पर इसका नतीजा क्या निकला है इतने सालों में? चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं जो बताते हैं कि हमारा संविधान वाकई में एक धड़कता हुआ जीता जागता दस्तावेज है। 106 साल 2023 तक हमारे संविधान में ठीक 106 बार बदलाव किया जा चुका है। सोचिए जरा, 106 संशोधन। ये नंबर ही अपने आप में एक कहानी कहता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चला है। ये कहानी शुरू हुई थी 1951 में, पहले संशोधन के साथ। ये जमींदारी को खत्म करने और भूमि सुधारों के लिए लाया गया था। फिर एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विवादित मोड़ आया 1976 में 42वां संशोधन के रूप में, और आज ये सफर 106 संशोधनों तक आ पहुंचा है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं?
ये जो कहा गया है बिल्कुल सही है कि हमारी संशोधन प्रक्रिया में लचीलापन भी है और कठोरता भी। मतलब ये इतनी आसान नहीं है कि कोई भी सरकार जब चाहे इसे बदल दे, और ना ही ये इतनी मुश्किल है कि जरूरत पड़ने पर इसे बदला ही ना जा सके। ये संतुलन ही है जो ये पक्का करता है कि संविधान समय के साथ चले, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने मूल सिद्धांतों को कभी ना खोए। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में हमारे इस जीवंत संविधान को और किन नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा।